हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए करंट अफेयर्स लेकर के उपस्थित हूँ और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अपना टॉपिक देख लेते हैं, क्या-क्या आज हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है डिस्कशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग विजयादशमी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बर्ड का नंबर डिक्लाइन हो रहा है, तो आखिर कहाँ का जो है चिड़िया का नंबर कम हो गया, कितना कम हो गया और इसका क्या इफेक्ट है, क्यों कम हो रहा है, इन सब पे हम लोग बात करने वाले हैं। फिर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन व्यू ऑन इंडियन वैक्सीन, भारत के वैक्सीन पे WHO का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले हम लोगों ने देखा था कि वैक्सीन को लेकर के बहुत सारी नेगेटिव बातें कही गई थी, तो अब उस पे क्या रिपोर्ट आई है, किस तरीके से उसमें बदलाव किए गए हैं, क्या-क्या WHO ने कहा है, हर चीज हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एटॉमिक वेपन कि जो एटॉमिक वेपन है वो कैसे काम करता है, कैसे बनाया गया था, कब बनाया गया था पहली बार कब इसका इस्तेमाल हुआ था, कहाँ इसका इस्तेमाल हुआ था, उसके इस्तेमाल का क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ा था। और फिर हम लोग आखिर में बात करेंगे नोबेल पीस प्राइज के बारे में कि 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है। तो ये सारा टॉपिक आज का हम लोग रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हमारा जो पहला टॉपिक है विजयादशमी। तो विजयादशमी सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री, यानी पूरे भारत में कल विजयादशमी मनाई गई। अब विजयादशमी से जुड़ी हुई जो खास बातें हैं वो क्या-क्या है, तो सबसे पहले कि विजयादशमी जो है लोग मनाते क्यों हैं, तो एक जो है इसमें इंजॉयमेंट है, लोगों को आनंद मिलता है, खुशियां मिलती हैं, तो ये जो है इसलिए विजयादशमी एक इम्पोर्टेंट त्योहार बन जाता है हमारे पूरे देश में। अब इसका खास बात अगर आप लोग जान लीजिए, तो इससे जो है इस फेस्टिवल में क्या-क्या है, तो यहाँ मोटिवेशन है। क्या मोटिवेशन है, तो आप जान लीजिए कि हर बार चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई की जीत होनी ही होनी है। यानी अगर आप सही हैं, सच्चे हैं, तो आपको परेशान होना पड़ेगा, आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी, लेकिन अंत में जो जीत होगी वो आपकी होगी। तो ये मोटिवेशन हम लोग को कहां से मिलता है, विजयादशमी के त्योहार से। तो इसलिए इस त्योहार का इतना महत्व है, इसलिए लोग इसे हर साल मनाते हैं। और दूसरा है कि इसमें अगला है लेसन। इस फेस्टिवल में विजयादशमी में एक लेसन है। लेसन क्या है, हम लोग हर साल रावण जलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रावण को जला लिया गया, अपने अंदर के रावण को आपने नहीं जलाया, तो रावण जलाने का कोई फायदा नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप लोग देखें तो ये एक लेसन है हमारे लिए कि हम हर साल रावण को इसलिए जलाते हैं क्योंकि अगर हम लोग बात करें पुराने जमाने से, मतलब भगवान जब इस धरती पे रहा करते थे उस समय की अगर बात करें, तो उस समय भी अच्छाइयां भी थी और बुराइयां भी थी, दोनों एक साथ एक धरती पे रह रहे थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ा है, अच्छाइयां बुराइयां आज भी एक साथ रह रही हैं। तो एक बार अगर आप किसी बुराई को खत्म कर देंगे तो वो परमानेंटली खत्म होने वाली नहीं है। हमें लगातार अपनी अच्छाई को बरकरार रखना होगा ताकि बुराई से हम हमेशा फाइट करते रहें। ये एक युद्ध है, ये खत्म होने वाला युद्ध नहीं है, ये हमेशा चलते रहने वाला युद्ध है। और ये लेसन हम लोग को कहां से मिलता है, विजयादशमी से, कि हर साल हम रावण को जलाते हैं, यानी कि कुछ बुराइयों को हमने नष्ट किया है। अब अगले साल फिर हम कुछ बुराइयां ढूंढेंगे, अच्छाइयों से उसका सामना होगा और हर साल जो अच्छाइयां होगी वो बुराइयों का सर्वनाश करेगी। तो ये कभी खत्म न होने वाला युद्ध है, निरंतर चलने वाला युद्ध है और इसमें जीत हमेशा अच्छाई की होगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये हमारा जो है विजयादशमी का मेरे तरफ से भी आप सभी का संदेश है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज के तरफ। हमारा अगला न्यूज है जो है इंडिया में बर्ड का नंबर जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्लेनेशन पे है, घट रहा है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के चलते लगातार ये नंबर घटते चले जा रहे हैं। इंडियाज बर्ड पॉपुलेशन डिक्लाइंस सिग्निफिकेंटली, वल्चर हिट हार्डेस्ट। और जितने भी बर्ड का नंबर घटा है उसमें जो सबसे जो ड्रास्टिक चेंज है, जो डराने वाला आंकड़ा है, वो वल्चर से रिलेटेड है। अब वल्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए जो वल्चर होता है ये क्या करता है कि हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी जो जानवर हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं या किसी बीमारी की वजह से मर जाते हैं,
तो उनका कोई दाह संस्कार नहीं होता है। इंसानों का तो अलग अलग मेथड बनाए गए हैं जिसमें उनका दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन जानवरों की जब मृत्यु होती है तो उनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो आखिर अगर वो हमारे अर्थ के सरफेस पे रहेंगे तो उससे बीमारियां होंगी, मिट्टी जो है प्रदूषित होगा, जहां मान के किसी जल में अगर उनका डेथ हो जाता है तो पानी प्रदूषित हो जाएगा, उससे बीमारियां फैलेंगी और ये एक महामारी का रूप ले सकता है। जो वल्चर होता है ये क्या करता है कि उस मरे हुए ऑर्गेनिज्म को खा करके जिंदा रहता है, यानी ये हमारे लिए एक नेचुरल क्लीनर है। पूरे इन्वायरमेंट को साफ करने का इसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वल्चर का नंबर पूरे तरीके से खत्म हो गया तो उस मरे हुए जानवर को खाने वाला कोई नहीं बचेगा और उससे बीमारियां फैलेंगी और वो बीमारियां इंसानों पे ज्यादा जो है खतरनाक हो सकती हैं। तो इसलिए वल्चर का नंबर बहुत घट जाना इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अब देखिए क्या क्या रिपोर्ट है इसमें। India has seen a worrying decline in its bird population over recent decade, especially between 1992 and 2002। यानी इस 20 वर्ष का जो ये पीरियड रहा है, 20 इयर्स का, इस पीरियड में जो बर्ड्स का नंबर है वो ड्रास्टिकली घटा है और खास करके जो कुछ स्पेशल स्पीसीज हैं जैसे कि वल्चर, उसमें सबसे ज्यादा रिडक्शन इसी जो है प्रजाति में आया है, गिद्ध जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। अब वल्चर पॉपुलेशन डिक्लाइन की अगर बात करें तो वल्चर इन इंडिया हैव एक्सपीरियंस्ड एन अलार्मिंग ड्रॉप इन नंबर, यानी कि अब बहुत ही इसका नंबर घट चुका है। अगर अभी कुछ एक्शन नहीं लिया गया इनको बचाने के लिए तो शायद बहुत देर हो जाएगी। द व्हाइट रम्प्ड वल्चर, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है टाइप्स के वल्चर हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, आइए उनका फिगर आपको दिखा देते हैं। एक ये है आपका व्हाइट रम्प्ड वल्चर, इसका गर्दन पे देखिएगा तो यहाँ व्हाइट व्हाइट जो है ये स्पॉट बना हुआ, इसी की वजह से इसका नाम क्या है, व्हाइट रम्प्ड वल्चर है। फिर दूसरे नंबर में ये वाला है, ये है आपका इंडियन वल्चर, ये इंडिया में ही पाया जाता है, इंडियन वल्चर, ये हो गया। और तीसरा है आपका सिलेंडर विल्ड वल्चर, ये है, ये भी पहले ऐसा माना जाता था, जब ज्यादा जो है इस पे रिसर्च नहीं हुई थी तो लोगों को लगता था कि ये इंडियन वल्चर का ही कोई छोटा सा प्रजाति है, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग सिलेंडर विल्ड वल्चर का। तो ये तीन प्रजाति जो है खास करके, और इन्हीं तीनों में जो है इन्हीं तीनों का नंबर बहुत घटा है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि 98% जो है इसका नंबर घट गया है। जो आपका व्हाइट रम्प्ड वल्चर है इसका नंबर 98% का मतलब समझ सकते हैं कि पूरे तरीके से खत्म ही हो जाना। और इन दोनों का नंबर जो है, इन दोनों का नंबर 93% घट गया। तो ये बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है, इसको बदलने की आवश्यकता है, वल्चर्स का नंबर बढ़ाने का जरूरत है। अब इसका कारण क्या है, व्हाट आर द मेन काउजेज ऑफ वल्चर डिक्लाइन, आखिर क्यों इस तरीके से, क्योंकि इसका तो कोई शिकार नहीं करता है। जंगली जानवरों में जैसे बाघों का नंबर घटा था तो उसमें एक कारण था कि लोग उसका शिकार करते हैं, लेकिन गिद्धों का कोई शिकार तो ज्यादा करता नहीं है, तो आखिर क्यों घट गया इसका नंबर। तो देखिए सबसे पहला कारण है फार्मास्यूटिकल इंपैक्ट। फार्मास्यूटिकल यानी कि ये मेडिसिन से जुड़ा हुआ है। अब मेडिसिन का वल्चर से क्या लेना देना है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग जो जानवर पालते हैं वो बीमार अगर पड़ गए तो उनको हम लोग दवाइयां देते हैं, अगर वो ठीक हुए तो ठीक, नहीं तो अगर उनकी डेथ हो गई तो डेथ होने के बाद भी उनके बॉडी में जो मेडिसिन हैं वो रह जाते हैं और डेथ होने के बाद हम लोग उसको ओपनली फेंक देते हैं। वल्चर का काम ही है कि जो है जितने भी डेड एनिमल है उनको खाएगा, तो खाता है तो वो दवाइयां उनके शरीर में चली जाती हैं, वल्चर के शरीर में, और इसके वजह से उनकी डेथ हो रही है। तो सबसे पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है कार्कासेस पॉइजनिंग। कार्कस मतलब होता है कि मरे हुए जानवर का शरीर को कार्कासेस कहा जाता है। तो जो मरे हुए जानवर का पॉइजनिंग है, अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए होता क्या है कि जहां कहीं भी भेड़िया या लोमड़ी इन सब का नंबर ज्यादा होता है तो उनको मारा जाता है ताकि जो है वो ज्यादा आतंक नहीं फैला पाए। तो उनको मारने के लिए क्या किया जाता है कि जो डेड एनिमल होते हैं, जो भी डेड एनिमल मरा हुआ जानवर होता है उसके शरीर पे क्या कर दिया जाता है कि पॉइजन डाल दिया गया, ताकि भेड़िया वगैरह भी मरे हुए जानवर को ही खाता है। अब पॉइजन जो है इस पर डाल दिया गया तो भेड़िया तो खाएगा तो ठीक है, वुल्फ खाया कोई दिक्कत नहीं है, फॉक्स खाया कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन वल्चर इसको भी खाता है, क्योंकि वल्चर का भी काम है मरे हुए जानवर को खाना, लेकिन वल्चर पे ये हार्मफुल है। मारता तो इनको भी है, लेकिन इसके साथ वल्चर को भी ये वल्चर का भी जान ये ले लेता है। तो दूसरा बड़ा कारण ये है। तीसरा कारण है इलेक्ट्रोक्यूशन। ये क्या है, हम लोग हाई वोल्टेज तार हर जगह फैलाए हुए हैं, उसका कवरिंग नहीं किया होता है, और वल्चर का साइज बड़ा होता है। जब वल्चर किसी तार पे बैठता है और वो अपना पंख फैलाता है और गलती से अगर उसका कनेक्शन न्यूट्रल और लाइव वायर में हो जाता है, तो इसके वजह से उनको शॉक लगता है और उनकी डेथ हो जाती है। और सबसे अंतिम कारण है हैबिटेट लॉस। उनके रहने की जगह का बहुत नुकसान हुआ है। वल्चर कहाँ रहते हैं, तो मेनली ग्रास लैंड में, ओपन एरिया जहां होता है, जहां जो है मतलब जंगल वगैरह ज्यादा में ये नहीं रहते हैं, ओपन एरिया में रहते हैं। तो अब धीरे धीरे जो है हम लोग क्या करते जा रहे हैं, ओपन एरिया में अपना बिल्डिंग इंडस्ट्री सब बना ले रहे हैं, तो इनके रहने का जगह खत्म होते चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो है इनका जो है लाइफ मतलब साइकिल सही तरीके से नहीं चल पा रहा है और ये मर जा रहे हैं, इनकी मृत्यु हो जा रही है। तो ये सारा कारण है जिसकी वजह से वल्चर का नंबर कंटिन्यूअसली भारत में घट रहा है। तो इस पे जरूर जो है फोकस करने की आवश्यकता है। इतना बड़ा नंबर अगर होगा चेंज होने का, घट जाने का वल्चर्स का, तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक आगे चल के साबित हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ कि WHO ने भारत की वैक्सीन के बारे में क्या कहा। तो कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि भारत की वैक्सीन को WHO ने बताया था कि ये सेफ नहीं है, लेकिन केवल बोलने से नहीं होगा। पैसा कोई दे दिया आपको चाइना वाला कि जो है इंडिया के वैक्सीन का बुराई कर दीजिए ताकि हम अपना वैक्सीन बेच सके, तो बोलने से थोड़े होगा। यहाँ आइए, आप अपना टीम भेजिए, रिपोर्ट लीजिए, देखिए कि आखिर क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। तो जब WHO की टीम आई यहाँ पे, उन्होंने यहाँ की सेफ्टी पे नजर डाला वैक्सीन बनाने के लिए, तो वो भी ठीक पाया। यहाँ उसके क्वालिटी को चेक किया गया, वो भी ठीक पाया गया। तो जब सारी चीजें सही पाई गई तो WHO ने मान लिया कि नहीं, भारत का जो वैक्सीन है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, और उसको मान्यता भी मिल गई कि नहीं, अब आप पूरे जगह पे अपना वैक्सीन बेच सकते हैं, जहां भी चाहे आप अपना वैक्सीन फंक्शन कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। इंडियाज वैक्सीन रेगुलेटरी सिस्टम वाज इवैल्यूएटेड, यानी कि भारत का जो वैक्सीन रेगुलेटरी सिस्टम है, वैक्सीन बनाने का जो सिस्टम है, उसको इवैल्यूएट करना, यानी उसको मार्क्स देना, चेकिंग करने आए थे वो लोग बाय इंटरनेशनल एक्सपर्ट। इंटरनेशनल एक्सपर्ट आए थे फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की तरफ से। The evaluation confirmed that India meets WHO's standard for an effective vaccine regulatory system। और जो लोग आए थे उन्होंने ये पाया कि भारत जो है उस हर मापदंड को पालन कर रहा है और हर उस नियम का पालन कर रहा है जो कि एक वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी है। आगे है, दे फोकस्ड ऑन की एरियाज लाइक सेफ्टी, इफेक्टिवनेस एंड क्वालिटी। मेनली तीन चीजों पे ध्यान दिया गया था। सेफ्टी की, वैक्सीन कितना सेफ है, कितना वो इफेक्टिव है, और उसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि वैक्सीन का सेफ्टी भी जरूरी है। वो कितना इफेक्टिव है, मान के चलिए कि इफेक्टिव है 10%, हम कह दिए कि 90% इफेक्टिव है, ये भी फ्रॉड है, तो ऐसा भी नहीं। तो इन तीन चीजों पे देख करके WHO ने भारत की वैक्सीन को जो है मतलब अच्छा मार्क्स दे दिया, एक तरीके से कहिए कि पास कर दिया, और अब भारत का वैक्सीन आप भी जान लीजिए कि पूरे तरीके से सेफ है। अगला हमारा है हाउ एटॉमिक वेपन वर्क्स। एटॉमिक वेपन काम कैसे करता है, एटॉमिक हथियार आखिर कैसे बनाए जाते हैं, कैसे जो है एटॉमिक हथियार का शुरुआत हुआ था, कब शुरुआत हुआ था। तो आपको बता दें कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, यानी कि 1939 से 1945 चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और 45 में खत्म हुआ था। खत्म कैसे हुआ था, आप लोग को याद होगा कि अमेरिका ने जापान पे एटम बम गिरा दिया था 1945 में, और वहीं से वर्ल्ड वॉर जो है रुक गया था। तो 1945 में फर्स्ट यूज हुआ था एटम बम का, फर्स्ट यूज हुआ था। कहां यूज हुआ था, जापान के दो शहर, जापान के दो शहर जिनका नाम था, क्या क्या नाम था, हिरोशिमा और नागासाकी। इन दो शहरों पर जापान ने पहली बार, सॉरी अमेरिका ने पहली बार अपना बम ब्लास्ट किया था, एटम बम ब्लास्ट किया था। तो 1945 में ही पहली बार अमेरिकी साइंटिस्ट लोग जो थे, अमेरिकन साइंटिस्ट जो थे,
अमेरिकन साइंटिस्ट जो भी थे, उनको पहली बार एटम बम के बारे में पता चला था कि हाँ एटम बम कुछ होता है। अब एटम बम काम कैसे करता है, आखिर ये बनाया कैसे जाता है, तो जान लीजिए कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं कुछ। अगर एग्जांपल लें तो यूरेनियम है यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। आप लोग अगर यूरेनियम का जो है कुछ देखना चाहें तो आपको हम दिखा दे जरा, कहाँ गया पार्टीशन फॉर माइंड मैप नोट मोर में आ जाते हैं, जरा पीरियोडिक टेबल में आ जाते हैं। देखिए इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो इसमें कुछ एलिमेंट हैं जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। अब इसमें आपका जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है वो सबसे छोटा एलिमेंट है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हाइड्रोजन के बारे में लिख ले, देखते हैं चलेगा नहीं, नहीं चलेगा, इसको जो है लॉक करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इसको हम लोग नीचे करें, देख लीजिए आप लोग, इसको इंसर्ट नहीं, कैंसिल करो। ठीक है, हाइड्रोजन जो है नया में बहुत सीखने में बहुत समस्या होता है। हाइड्रोजन जो है वो सबसे छोटा एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। लेकिन हाइड्रोजन के कुछ आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के कुछ आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स इसके दो हैं अलग से, एक आपका 1 है, एक आपका हाइड्रोजन 1 2 है और एक आपका हाइड्रोजन 1 3 है। तो इसका नाम जो है ड्यूटेरियम है और इसका नाम है ट्रिटियम। तो ट्रिटियम को क्या किया जाता है, दो अलग अलग ट्रिटियम का एटम लिया गया, मान के चलिए H13 प्लस H13। तो ये देखिए प्रोटॉन होता है, यहाँ पे जो नीचे है ये एक्चुअली में क्या है, प्रोटॉन का नंबर होता है। तो पहले इसमें एक प्रोटॉन था, अब दोनों अगर मिला देंगे तो 2 प्रोटॉन हो जाएगा और 2 प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर 2 किसका होता है, हीलियम का, 2 गो प्रोटॉन, और इसका मास कितना होता है 4, तो यहाँ पे मास हो गया 4। तो 2 प्रोटॉन और 4 मास हो गया इसका। यहाँ पे अगर मास आप कैलकुलेट कीजिए तो 3 + 3 कितना होता है 6, तो 6 हो रहा था जिसमें से 4 मास आ गया हीलियम का। अब कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है नियम कि मास कभी भी लॉस नहीं होगा, यानी आप 2 हाइड्रोजन मिला करके जो 6 आप यूनिट मान लीजिए कि 6 यूनिट मिलाए थे, 4 यूनिट है तो 2 यूनिट कहां गया, तो 2 यूनिट आपका न्यूट्रॉन बन जाता है। क्या बन जाता है, न्यूट्रॉन, 2 यूनिट न्यूट्रॉन बन जाता है इस तरीके से। अब इसी न्यूट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है, इस न्यूट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है, आइए देखिए। एक कोई भी आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लिया गया, रेडियो एक्टिव मटेरियल में हम लोग मान के चलते हैं कि यूरेनियम ले लिए, यूरेनियम। अब यूरेनियम लेने का मतलब है कि ये एक बहुत ही बल्की मटेरियल है। तो जितने भी बल्की मटेरियल होते हैं जिनका जो है साइज या मास बहुत बड़ा होता है, अब हम लोग ह्यूमन बॉडी से ही कंपेयर करें कि जिसका वजन बहुत बढ़ जाएगा वो क्या करेगा, अपना वजन चाहेगा कि मेरा वजन घट जाए, किसी तरीके से घटाना चाहता है। तो यहां भी यही चीज है कि इसका वजन चूंकि बहुत ज्यादा है तो ये अपना वजन घटाना चाहता है। वजन अपना कैसे घटाएगा, तो आदमी अपना वजन कैसे घटाता है, भाग करके दौड़ेगा, भागेगा, उसके शरीर से हीट निकलेगा और उसका वजन घटेगा। यहां भी यही चीज होता है कि इसमें कुछ ऐसा कराया जाता है जिसमें से इसका जो है एनर्जी क्या होने लगेगा, रिलीज होने लगेगा। तो ऐसा क्या कराया जाता है, तो देखिए जो आपको न्यूट्रॉन मास यहां मिला था, तो मास का मतलब होता है एनर्जी, मास का मतलब क्या हो गया, एनर्जी। क्योंकि जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब बोले हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, mc², यानी एनर्जी और मास एक दूसरे से रिलेटेबल है। तो जो मास था वो है एनर्जी एक्चुअली में आपका। तो यहाँ जो यूरेनियम है इसमें क्या किया जाता है कि एक जो है न्यूट्रॉन को क्या कर दिया गया, इसमें टकरा दिया गया। अब टकराया गया, बहुत बड़ा एनर्जी आया इसमें टकरा करके। तो यूरेनियम का जो एटम था, मान के चलिए यूरेनियम का एटम है, तो ये 2 पार्ट में टूट जाता है, 2 पार्ट में टूट गया, एक पार्ट में और ये 2 पार्ट में, 2 पार्ट में टूट जाता है यूरेनियम का एटम।
और इसके साथ साथ यहां क्या बनता है, यहां भी जो है प्रोडक्शन होता है न्यूट्रॉन का, यहां भी प्रोडक्शन होता है न्यूट्रॉन का, 2 न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्या हुआ, पहले यूरेनियम था, यूरेनियम में एक न्यूट्रॉन टकराया, टकराने से वो स्प्लिट हो गया, टूट गया 2 साइज में। अब उसका वजन घट गया क्योंकि उसका मास कम करना है, उसका पर्पस था, तो अपना जो है 2 पार्ट में तोड़ करके अपना वजन घटा लिया। अब 10 किलो का झोला भारी लग रहा है, 2 झोला में बांट दिए, 5-5 किलो का झोला हो जाएगा, हल्का हो गया। वैसे यहाँ भी है, तो एनर्जी मिला तो टूट के 2 पार्ट में बट गया, और साथ में कुछ मास जो है इसका बाहर निकलता है। अब इसका एक मास जो है वो अगले यूरेनियम के एटम से टकरा जाता है। एक मास क्या हो गया, अगले यूरेनियम के एटम, क्योंकि जिस कंटेनर में आप यूरेनियम डाले हैं वहां एक ही एटम तो नहीं होगा, डालना है आपको एक ही बार, एक बार आप डाल दिए बस, एनर्जी डाले, वो टूटा कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। 2 पार्ट में टूटने के साथ साथ वो क्या बनाता है, जो है 2 न्यूट्रॉन बनाता है, और वो न्यूट्रॉन जाकर के अगले एटम से टकराता है, यूरेनियम का ही एटम रहेगा, इसको भी ये क्या करेगा, 2 पार्ट में तोड़ेगा, साथ में 2 न्यूट्रॉन और बनाएगा। फिर एक न्यूट्रॉन क्या होगा, अगले यूरेनियम एटम से, यानी जब तक उसमें यूरेनियम का एटम रहेगा एक एक न्यूट्रॉन जा जाके उसमें टकराते रहेगा। अब जो है सवाल है कि दूसरा वाले का क्या हो रहा है, इस दूसरे वाले का क्या हो रहा है, तो ये जो है एनर्जी बनाता है, इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, इसी चीज का, ये क्या बना रहा है, एनर्जी बना रहा है, इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए कि जितना बार टकराएगा उतना बार एनर्जी बनेगा, जितना बार टकराएगा उतना बार एनर्जी, और मान के चलिए कि मतलब इतना ज्यादा नंबर में एटम होता है यूरेनियम का कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, या किसी भी जो है हम लोग अगर बात करें हम सब्सटेंस का, तो उसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो एटम्स का नंबर बहुत ज्यादा होने के वजह से बार बार जो है रिएक्ट कर रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, रिएक्ट कर रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, तो यहाँ एक चेन रिएक्शन काम करता है, चेन रिएक्शन, यानी बार बार, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार होगा, 5 बार होगा, 500 बार होगा, 5000 बार होगा, 5 करोड़ बार होगा, 5 अरब खरब जो सोच लीजिए, कंटिन्यूअसली वो चलता रहेगा, और हर बार जो है 2 न्यूट्रॉन बनेगा, एक न्यूट्रॉन अगले एटम से टकराएगा और एक न्यूट्रॉन का एनर्जी यूज किया जाएगा, एक न्यूट्रॉन अगले एटम से टकराएगा, एक न्यूट्रॉन का एनर्जी यूज किया जाएगा। अब इतना ज्यादा एनर्जी बनेगा तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। अगर इसको कंट्रोल कर लिया गया, अगर इस एनर्जी को कंट्रोल कर लिया गया, तो यहां पे बनता है आपका जो थर्मल पावर प्लांट वगैरह सब में जो है, जिसे हम लोग सुनते हैं कि क्या कहते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया गया, तो अगर उसको कंट्रोल कर लिया गया तब तो ये हमारे लिए पॉजिटिव इंपैक्ट है, बहुत बढ़िया चीज है, इसको कंट्रोल कर लिया गया तो। लेकिन अगर इसको अनकंट्रोल छोड़ दिया गया, अनकंट्रोल अगर छोड़ दिया गया, तो ये क्या करेगा, एनर्जी से ही तो बर्बादी होता है, सब चीज एनर्जी से ही होता है, एनर्जी काम भी आता है, एनर्जी बर्बाद भी करता है। तो इस तरीके से एटम बम काम करता है, हमारे जो साइंटिस्ट लोगों ने बनाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले, जो है क्या न्यूज था, ये आप लोग को उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, निहोन हिंडाक्यो विंस 2024 नोबेल पीस प्राइज फॉर डिसआर्मामेंट, यानी कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, निहोन हिडांको, जो जापानीज है, इसलिए इसका नाम जो है बड़ा अजीब सा है, बढ़िया नाम नहीं है, निहोन हिडांक्यो। अब इसका काम क्या था कि 1945 के बाद से, जब से ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और जो वहां पे बॉम्ब गिराया गया था, उसमें 10,000 लोग इंस्टेंट मारे गए थे, और उसके बाद न जाने कितने लोग एटम बम के रेडिएशन से उनकी जान चली गई। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि जो भी उसके सफरिंग है और सर्वाइवर रहे हैं, यानी बच गए हैं, उनको इकट्ठा करके एक ग्रुप बना करके पूरे देशों में एक तरीके से ये मैसेज फैलाती है कि एटम बम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ये केवल जो है, अभी मान के चलिए कि उस समय केवल एक ही देश के पास एटम बम था, अमेरिका के पास। अभी जो है दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिसके पास एटम बम है और उसका नंबर बहुत ज्यादा है, तो अगर कोई एक देश भी इसका इस्तेमाल करना चालू कर दे तो मतलब एक तरीके से पूरी सृष्टि ही बर्बाद हो जाएगी। तो इन्होंने पूरे ग्रुप को मिला करके एक मैसेज, एक जो है पॉजिटिव मैसेज फैलाया है, इसीलिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया इस ग्रुप को। आइए कुछ कुछ पढ़ते हैं इसके रिपोर्ट के बारे में। नोबेल पीस प्राइज was awarded
to Nihon Hindakyo, Japanese organization made up of survivors of atomic bombing known as हिबाकुशा। यानी जो भी सर्वाइवर थे एटम बम के बाद से, उस घटना के बाद जो सर्वाइव कर गए, उनका ये ग्रुप है। अब व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ एटॉमिक बम, उसका क्या बैकग्राउंड है ये देख लीजिए। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय साइंटिस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू स्प्लिट एटम। साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया कि एटम को कैसे स्प्लिट करते हैं, जो कि हम आपको यहाँ पे बताए कि एटम को स्प्लिट करने के लिए एनर्जी देना होता है। तो एनर्जी दीजिएगा वो एटम टूट जाएगा, और छोटे एटम में नहीं देना होगा, बल्कि एटम में जिसका मास ज्यादा हो। छोटा छोटा में तो वजन ही कितना है कि वो टूटेगा। अब मान के चले कि आपके पास जो है एक प्लास्टिक है जो कि खाली है, प्लास्टिक का बैग, तो उसमें जो है, और उसमें आप भर दिए, पूरा पानी भर दीजिए पूरे प्लास्टिक के बैग में, और पानी भर दिया गया, उस पर एक पत्थर से मारिए, पट से वो फुट जाएगा, पूरा पानी निकल जाएगा बाहर। और खाली प्लास्टिक को अगर मारिएगा तो शायद उतना इंपैक्ट नहीं है, उतना मजा नहीं है। तो वजन बढ़ने से, बल्कि होने की वजह से उसमें जब एनर्जी स्ट्राइक करेगी तो उसका इंपैक्ट जो है ज्यादा हो गया, यानी उससे ज्यादा एनर्जी जो है रेडिएट होगी। तो इसलिए एटम को स्प्लिट करने का मेथड जो है साइंटिस्ट लोगों को मालूम चल गया था। अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। which led to the creation of atomic bomb, जिसके वजह से क्या बना? एटॉमिक बॉम्ब बना। द यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराया। कहां पे? जापान में, इन अगस्त 1945, टारगेटिंग द सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। जापान के 2 शहरों पे ये बॉम्ब गिराया गया। कहां कहां? हिरोशिमा में और नागासाकी में। दीज बॉम्ब्स कॉज्ड मैसिव डिस्ट्रक्शन, इस बॉम्ब के वजह से एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ, और जिसमें 10,000 ऑफ पीपल वर किल्ड, 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए, इंस्टेंटली, तुरंत मारे गए। एंड विथ मेनी मोर डाइंग लेटर फ्रॉम द रेडिएशन इफेक्ट, और उसके बाद कई लोग मारे गए उसके रेडिएशन की वजह से। द बॉम्बिंग फोर्स जापान टू सरेंडर, और इसके वजह से जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर कर दिया, एंडिंग द वॉर, जिसके वजह से युद्ध वहीं पे रुक गया। बट they also sparked worldwide debate about the ethics of using such powerful weapon, और लेकिन इसने पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया कि इस तरीके का हथियार अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप दूसरे का नहीं, खुद का भी नुकसान कर लेंगे। मतलब जो है कुल्हाड़ी पे पैर मारने के बराबर है एटम बम का इस्तेमाल करना। इसीलिए आज देखते हैं कि जो है रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, लेकिन एटम बम नहीं मार रहा है। रसिया के पास बहुत भरा पड़ा है, लेकिन वो नहीं मारा। नहीं करना चाहिए इस्तेमाल, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हमारे आज के करंट अफेयर में इतना है। आगे के करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।